हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत के सभी स्टेट में आरटी के तहत एडमिशन शुरू होने वाले हैं और कुछ स्टेट में शुरू हो चुके हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी आरटी के एडमिशन शुरू होने वाले हैं और इसकी डेट आ गई है। तो मैं इसकी डेट भी बताऊंगा, साथ ही साथ कौन फॉर्म भर सकता है, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यूपी में 1 लाख से अधिक बच्चे आरटी के तहत एडमिशन लेते हैं। ये एडमिशन अच्छे प्राइवेट स्कूलों में होते हैं और बच्चे को इसका लाभ मिलता है। तो आप अपने बच्चे को एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर उसका भविष्य बना सकते हैं। उस लिहाज से ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जो एडमिशन उत्तर प्रदेश में होते हैं, उसकी पूरी जानकारी के लिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्म कब भरे जाएंगे या कब से फॉर्म भरना शुरू होंगे। तो इसकी डेट मैं पहले अपने वीडियो में बता चुका हूं कि 20 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन उस समय ऑफिशियल जानकारी नहीं थी। ये जानकारी जो आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल है। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रथम चरण में 20 जनवरी 2024 से 18 फरवरी 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन कर उन्हें लॉक करने की अंतिम तिथि है 19 फरवरी 24 से 25 फरवरी 2024 तक। लॉटरी निकालने की तिथि है 26 फरवरी 2024 और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चों का गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में प्रवेश कराए जाने का दिनांक है 6 मार्च 2024। यानी प्रथम चरण जो है वह 20 जनवरी से शुरू होकर 6 मार्च तक चलेगा। इसी तरीके से अगर सीट खाली रह जाती है तो द्वितीय चरण, जबकि सीट खाली रह ही जाती है और द्वितीय चरण जरूर होता है, तो द्वितीय चरण शुरू होगा 1 मार्च से 30 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन कर उसे लॉक किया जाएगा और 8 अप्रैल को लॉटरी निकाली जाएगी सेकंड फेज की और 17 अप्रैल तक उसके एडमिशन होंगे। फिर भी अगर सीट खाली रह जाती है तो तीसरा चरण होगा। तीसरा चरण 15 अप्रैल से 8 मई के बीच फॉर्म भरे जाएंगे। 9 मई से 15 मई के बीच बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा फॉर्म को सत्यापन कर उसे लॉक किया जाएगा और 16 मई को लॉटरी निकाली जाएगी और 23 मई तक एडमिशन होंगे। इसी तरीके से अगर फिर भी सीट खाली रह जाती है तो चौथा चरण होगा और चौथा चरण 1 जून से 20 जून तक होगा। 21 जून से 27 जून तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा और उसे लॉक किया जाएगा और 28 जून को लॉटरी निकाली जाएगी और 7 जुलाई तक इसके एडमिशन होंगे। तो यहाँ एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ कि आप देख पा रहे होंगे कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण है। यानी कि अभी यूपी में आरटी के तहत एडमिशन होने के बहुत अच्छे चांस हैं, क्योंकि यहाँ सीट पहले चरण, दूसरे चरण में नहीं भर पाती, इसीलिए यहाँ तीसरा और चौथा चरण होता है। बाकी स्टेट में मैं देखा हूँ कि वहाँ पर प्रथम और द्वितीय चरण ही होते हैं और 2 चरण में सीटें भर जाती हैं। इसलिए यूपी में आरटी के तहत एडमिशन होने के ज़्यादा चांस हैं। इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि सभी अपने बच्चे को अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकें और अपने बच्चों को एडमिशन करा सकें। यहाँ एक चीज़ मैं और कह देना चाहता हूँ कि आप दूसरे और तीसरे चरण का इंतजार ना करें। पहले चरण में ही अच्छे स्कूलों में सीटें फुल हो जाती हैं और पहले ही चरण में अच्छे स्कूल मिलने के चांस रहते हैं। तो आप पहले चरण में प्रयास करके अपने बच्चे का एडमिशन कराएं और ये एडमिशन कैसे होंगे? ये एडमिशन आपकी अच्छी जानकारी और आपके पास उपलब्ध प्रमाण पत्रों के आधार पे होंगे। तो इसलिए अपने आप को अपडेट रखें, ज़्यादा जानकारी लें और अपने पास सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखें, ताकि आपके बच्चे का अच्छे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हो सके। चलिए कुछ और चीज़ जान लेते हैं। जैसे अब हम ये जान चुके हैं जैसे कि अब हम ये जान चुके हैं कि 8 तारीख से जैसे कि अब हम ये जान चुके हैं कि 20 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन इसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन फॉर्म भर सकता है, यह सब भी जानना ज़रूरी है। तो चलिए हम वीडियो में आगे उसी पे डिस्कस करते हैं। यूपी आरटी एडमिशन एलिजिबिलिटी, यानी फॉर्म कौन भर सकता है, कौन एलिजिबल है यूपी में आरटी कोटा का लाभ उठाने के लिए। तो इसमें 2 लोग एलिजिबल होते हैं, एक दुर्बल आय वर्ग और एक अलाभी समूह। तो दुर्बल आय वर्ग में कौन आता है? 1 लाख रुपए सालाना आय, 35,000 तक वरीयता मिलेगी, बीपीएल कार्ड धारक, ग्राम विकास विभाग सूची में नाम, विकलांगता, वृद्धा या विधवा पेंशनधारी के बच्चे। तो
दुर्बल आय वर्ग में ऐसे लोग हैं जिनकी 1 लाख सालाना आय है, उसमें भी अगर किसी की 35,000 ही है या उससे कम है तो उसको वरीयता भी मिलेगी। बीपीएल कार्ड धारक को भी इसमें शामिल किया गया है। ग्राम विकास विभाग सूची में अगर नाम है तो वह भी एलिजिबल है। विकलांगता, वृद्धा या विधवा पेंशनधारी के बच्चे हैं तो वह भी दुर्बल आय वर्ग में आते हैं और दुर्बल आय वर्ग वाले आरटी कोटा के तहत एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है अलाभित समूह। इसमें सामाजिक, शैक्षिक एवं भौतिक रूप से पिछड़े परिवार या गंभीर बीमारी आपदा से पीड़ित परिवार को शामिल किया जाता है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एचआईवी, कैंसर मरीज और निराश्रित बेघर के बच्चे। तो इसमें रिजर्व कैटेगरी और मरीज और निराश्रित बेघर के बच्चे शामिल किए जाते हैं और इसमें दिव्यांग बच्चे भी शामिल किए जाते हैं। तो ये दोनों वर्ग यानी दुर्बल आय वर्ग और अलाभित समूह दोनों में से कोई एक अगर आपके पास है या किसी एक में आप आते हैं तो आपका बच्चा आरटी के तहत एडमिशन के लिए एलिजिबल है, यानी वह फॉर्म डाल सकता है। दायरा निवास के आसपास के 10 स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपके आसपास ज़्यादा स्कूल हैं तो मैक्सिमम आप 10 स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं और मिनिमम आपको एक स्कूल कम से कम चुनना ही रहेगा। अब इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वह देख लेते हैं। आवश्यक दस्तावेज, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जारी होना चाहिए, यानी जो जन्म मृत रजिस्ट्रार द्वारा तहसील से जारी होता है वह वाला जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। लेकिन अगर वह जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो अस्पताल का जन्म प्रमाण पत्र या माता पिता का स्वप्रमाणित जन्म प्रमाण पत्र भी वैलिड है। बच्चे का फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का। निवास का प्रमाण पत्र, इसमें निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड, गैस कनेक्शन, रेंट एग्रीमेंट, पासपोर्ट, बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस आदि शामिल हैं। इसमें से कोई आपके पास है तो आप उसे लगा सकते हैं। यानी निवास के प्रमाण में आपका ऐसा कोई सरकारी कागज जिसमें एड्रेस मेंशन हो, जिसमें पता लिखा हो, वह वैलिड रहेगा। जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट तहसील द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल में आते हैं तो आपके पास तहसील द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। दुर्बल वर्ग का प्रमाण पत्र, दुर्बल वर्ग में अगर आप आते हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसमें बीपीएल कार्ड, ग्राम विकास विभाग की सूची, विकलांगता, वृद्धा, विधवा पेंशन की कॉपी या आय का प्रमाण पत्र वैलिड है। निराश्रित बेघर का प्रमाण पत्र, अगर कोई निराश्रित बेघर है तो वह भी एलिजिबल है, लेकिन उसके लिए उसके पास निराश्रित बेघर का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यह तहसीलदार द्वारा दिया जाता है, तो अगर कोई ऐसा है तो उसको तहसीलदार द्वारा यह प्रमाण पत्र लाना होगा। विकलांगता प्रमाण पत्र, अगर कोई बच्चा दुर्भाग्यवश विकलांग है, दिव्यांग है, तो उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सरकारी अस्पताल द्वारा जारी हुआ होना चाहिए, उसको देना होगा। यह जिला सरकारी अस्पताल द्वारा दिया जाता है। अगर कोई ऐसा बच्चा है तो उसको यह प्रमाण पत्र बनवाना चाहिए। एचआईवी कैंसर बीमारी का प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल द्वारा या भी जिला अस्पताल द्वारा दिया जाता है। अगर किसी के माता पिता को ऐसा कोई बीमारी है तो वह ऐसा प्रमाण पत्र देगा तो उसका बच्चा भी एलिजिबल हो जाएगा। डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र तहसील द्वारा बना हुआ होना चाहिए। तहसील में जो जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रार होता है वह बना के देता है। अगर यह जन्म प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो आप निम्न में से कोई एक दस्तावेज दे सकते हैं। वह है अस्पताल या सहायक नर्स या मिडवाइफ रजिस्टर का अभिलेख। अस्पताल का जन्म प्रमाण पत्र या सहायक नर्स के पास ऐसा कोई रजिस्टर है या उसने जन्म प्रमाण पत्र बनाया है या मिडवाइफ का रजिस्टर जो होता है उसमें जन्म तारीख दर्ज है तो यह भी वैलिड रहेगा। अगर आंगनवाड़ी में आपके बच्चे का नाम दर्ज है और वहां आपके बच्चे की जन्म तिथि भी दर्ज है तो वह अभिलेख भी मान्य है। जन्म एवं मृत्यु संबंधी ग्राम रजिस्टर, सभी गांवों में जन्म और मृत्यु संबंधित एक रजिस्टर होता है। अगर उसमें भी जन्म का तारीख दर्ज है तो वह भी मान्य है। माता पिता या अभिभावक द्वारा आयु के संबंध में स्व घोषणा का शपथ पत्र, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप शपथ पत्र में स्व घोषणा कर सकते हैं कि मेरे बच्चे की जन्म तारीख यह है। नोट, जन्म प्रमाण पत्र के जगह पे कोई अन्य दस्तावेज देने पर बाद में जन्म प्रमाण पत्र बनवा कर देना होगा। डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र भी तहसील द्वारा बनता है और यही वैलिड है, लेकिन तहसीलदार द्वारा जारी किया हुआ निवास प्रमाण पत्र न होने पर आप निम्न में से कोई दस्तावेज दे सकते हैं। राशन कार्ड, वोटर कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या पासपोर्ट,
बिजली का या पानी का बिल, गैस कनेक्शन, इनमें से कोई भी निवास के लिए वैलिड है। लेकिन अगर आप निवास प्रमाण पत्र नहीं देते हैं और इनमें से कोई प्रमाण पत्र लगाते हैं तो बाद में आपसे निवास प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आय संबंधी पात्रता, यानी बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए। तो बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए यह क्लास वाइज मैं बताऊंगा, लेकिन यूपीआरटी के एडमिशन में जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे वह क्लास चुन लेगा, इसलिए आपको एज और क्लास नहीं डालना है, केवल डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही वो क्लास चुन लेगा। फिर भी मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि आपका बच्चा किस क्लास के लिए एलिजिबल है। तो फर्स्ट है प्री प्राइमरी 3+ नर्सरी जिसे कहते हैं, उसके लिए 3 से 4 साल के बीच उम्र होनी चाहिए। फिर है प्री प्राइमरी 4+ जिसे KG1 कहते हैं, उसमें 4 से 5 साल के बीच होनी चाहिए। फिर है प्री प्राइमरी 5+ यानी KG2, इसमें 5 से 6 साल के बीच होनी चाहिए। फिर आता है क्लास 1 के लिए 6 से 7 साल के बीच उम्र होनी चाहिए। तो ये उम्र है। नई उम्र सीमा आ सकती है। क्लास 1 के लिए उम्र सीमा चेंज हो सकती है क्योंकि नई शिक्षा नीति में 6 से 8 साल उम्र सीमा निर्धारित की गई है। तो ये 6 से 8 साल भी हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल जो अपडेट मेरे पास है वह यही है। नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई। अब आपको अप्लाई कैसे करना है। फॉर्म तो 20 तारीख से आ जा रहे हैं, लेकिन आपको अप्लाई कैसे करना है। तो राज्य सरकार नोटिस निकालकर ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भराते हैं। यूपीआरटी की वेबसाइट की लिंक rt25.upsdc.gov.in है। यह लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो इसी से आपको फॉर्म भरना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ये लिंक डाल दिया है, तो आप वहां से भी फॉर्म भर सकते हैं। आप हड़बड़ाइएगा नहीं, अच्छे से समझ के फॉर्म भरिएगा। फॉर्म 20 जनवरी से भरे जाने हैं और 18 फरवरी तक भरे जाएंगे। लगभग 1 महीने का समय है, तो आपको घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। आराम से आप 22, 23, 24, 25 तारीख से फॉर्म भरना शुरू करिएगा, क्योंकि तब तक बाकी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी और मैं भी वीडियो लेकर आऊँगा, आपको बताऊँगा कैसे फॉर्म भरना है, क्या भरना है। तो वीडियो देखने के बाद ही आप फॉर्म भरिएगा ताकि गलती होने की संभावना कम रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिस निकाला है जिसके अनुसार वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन 20 जनवरी से शुरू होंगे। यूपीआरटी की ऑफिशियल जानकारी के लिए वेबसाइट चेक करते रहें और हमारे चैनल को भी देखते रहें। हम यूपीआरटी एडमिशन की पूरी जानकारी अब तक लाते रहेंगे। तो जैसे मैं पहले ही बता रहा था आपको, तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, आराम से 24-25 तारीख से फॉर्म भरिएगा, क्योंकि डेट है। और फॉर्म में ऐसा अफवाह बहुत सारा रहता है कि जो फॉर्म पहले भरेगा उसको पहले सीट मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी का लॉटरी निकलता है और लॉटरी रैंडम तरीके से निकाली जाती है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। हाँ, यह ज़रूर है कि आपको पहले चरण में ही अप्लाई करना है, क्योंकि चरण वाइज होता है। जो पहले चरण में छूट जाएगा उसका दूसरे चरण में आएगा और दूसरे चरण में बची हुई सीट ही रहती है। और बची हुई सीट का मतलब होता है कि लोग कम लाइक कर रहे होंगे, इसलिए वह सीट बची रह जाती है। तो इसलिए हो सकता है कि वह स्कूल भी उतना अच्छा ना हो। तो अगर आप अपने बच्चे को अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो प्रथम चरण में ही अप्लाई करें और पूरी जानकारी के साथ अप्लाई करें, ताकि आपके बच्चे का एडमिशन पक्का हो सके। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।